नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरएम इंस्टीट्यूट में। आरएम इंस्टीट्यूट की तरफ से हम एक वीडियो सीरीज क्रिएट कर रहे हैं। ये वीडियो सीरीज भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पर है। इसमें हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए सभी टॉपिक को ब्रीफली कवर करेंगे। काफ़ी सरल भाषा में अच्छे से पूरा कवर करेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एवं संवैधानिक तंत्र, इसे समझने से पहले जरूरी है कि हम उन ऐतिहासिक घटनाक्रमों और परिस्थितियों के बारे में जानें जिनसे गुजरते हुए सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश भारत में आए। व्यापारी के रूप में आए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए से आए। इस कंपनी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के सन 1600 के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार मिले हुए थे। 1600 में भारत में आई ये कंपनी शुरुआती समय में व्यापार में लगी रही, साथ ही कोशिश करती रही कि यहाँ के राजाओं से व्यापार के कुछ अधिकार मिल जाए, जिससे व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। धीरे धीरे भारत में मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर जा रहा था। छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा था, जिनकी आपसी कलह का फायदा उठाकर यूरोपीय शक्तियों ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, जिनमें अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली प्रमुख थे। इस तरह ब्रिटिश कंपनी जो व्यापारी के रूप में भारत में आई थी, उसने यहाँ के राज्यों की राजनीति और लड़ाइयों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया। सन 1765 में बक्सर का युद्ध हुआ। इसके बाद कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। दीवानी का मतलब होता है धन, संपत्ति और वित्त संबंधी मामले। 1765 से 1772 तक के समय में बंगाल में रहा द्वैत शासन। द्वैत का मतलब होता है दो के बीच, अर्थात बंगाल की जो रियासत थी वहां पे दीवानी मामले तो कंपनी के पास थे और जो फौजदारी मामले थे वो नवाब के पास थे। इस घटना के साथ कंपनी के भारत में क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सन 1857 के संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकल गया और भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आ गया, जो कि 15 अगस्त 1947 तक चलता रहा। स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण में स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान की मांग की जाने लगी, जिसके लिए सन 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ। अब ब्रिटिश शासन की अनेक विशेषताएं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में ग्रहण की गई। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कई घटनाएं ऐसी हुई जिनका हमारे संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो संविधान के बारे में जानने से पहले जरूरी है कि उससे पूर्व की इन घटनाओं के बारे में संक्षेप में जान लिया जाए। इन घटनाक्रमों को मोटे तौर पर दो भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला है कंपनी का शासनकाल और दूसरा है सम्राट का शासनकाल। कंपनी का शासनकाल जो 1773 से 1858 तक चला और सम्राट का शासनकाल 1858 से 1947 तक चला। तो कंपनी का शासन, इसके अंतर्गत हमें जो प्रमुख बिंदु जानने हैं वे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसमें 1781 में संशोधन हुआ। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और एक 1786 का संशोधन अधिनियम, और इसके बाद आए चार चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813, 1833 और 1853। ये 20 साल के अंतराल पर आए चार चार्टर एक्ट, जो कि 20 साल। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। रेगुलेटिंग का अर्थ होता है नियमित करना या नियंत्रित करना। तो जब कंपनी की भारत में शक्तियां और क्षेत्र बढ़ने लगे, प्लासी की लड़ाई हुई, बक्सर की लड़ाई हुई, तो कंपनी का क्षेत्र और कंपनी की जो शक्तियां थी वो भारत में लगातार बढ़ रही थी। तो लंदन में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भी कंपनी पर अपना नियंत्रण प्रारंभ किया। पहला प्रयास था नियंत्रण का सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। मतलब ये है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के जो भी प्रशासनिक कार्य थे, जो भी राजनीतिक कार्य थे, उन्हें मान्यता दी। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। किस प्रकार? इस समय कंपनी के पास भारत में तीन प्रमुख क्षेत्र थे। पहला बंगाल, दूसरा बंबई और तीसरा मद्रास, जिनमें प्लासी और बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद बंगाल सबसे प्रभावशाली हो गया था। यहाँ से हो रही लूट से जो धन मिला था उसने कुछ ही वर्षों में ब्रिटिश सरकार की आंखें चौंधिया दी थी। नतीजा ये हुआ कि 73 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। साथ ही उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद रखी गई। अभी तक बंबई, मद्रास और बंगाल के गवर्नर एक दूसरे के समकक्ष हुआ करते थे, लेकिन इस एक्ट के बाद
बंगाल का जो गवर्नर जनरल पद बनाया गया उसके अधीन बंबई और मद्रास के गवर्नर रखे गए। इस तरह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत में कंपनी के प्रशासन की जो व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत हो गई। इस एक्ट द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश। इस एक्ट द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। उनका भारतीयों से उपहार लेना, रिश्वत लेना, ये सब बंद कर दिया गया, क्योंकि कर्मचारी अपने निजी व्यापार पर ज्यादा ध्यान देते थे। तो कंपनी तो घाटे में जा रही थी और कर्मचारी मालदार हो रहे थे। इस एक्ट द्वारा कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसके माध्यम से कंपनी पर सरकार का नियंत्रण और बढ़ने लगा। अब कंपनी के लिए भारत में इसके राजस्व संबंधी, सैन्य और नागरिक मामलों संबंधी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1781 में एक संशोधन हुआ। इस संशोधन को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस संशोधन के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों को उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। राजस्व संबंधी मामलों और राजस्व वसूली के मामलों को भी उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। मतलब भारत में जो ब्रिटिश कंपनी थी उसकी सरकार राजस्व मामलों में, राजस्व वसूली के मामलों में कुछ भी करे, उसे उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया। न्यायालय जो हिंदुओं के मामले थे वो हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से निपटाता था और मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के मामले तय करता था। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, अलग अलग प्रांतों में जो प्रांतीय न्यायालय थे और प्रांतीय जो परिषदें थीं, उनके लिए नियम बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल की परिषद को दिया गया। साथ ही नियम बनाया गया कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगी, बल्कि कहाँ होगी? गवर्नर जनरल की परिषद में। इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके द्वारा कंपनी के भारत में कार्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक, इन दोनों कामों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक मामलों का अधीक्षण रखा गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास, यानी कि निदेशक मंडल के पास। वहीं जो राजनीतिक मामले थे उनके अधीक्षण के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय को बना दिया गया। यह नियंत्रण बोर्ड ब्रिटिश नियंत्रित भारत में नागरिक, सैन्य और राजस्व से संबंधित सभी गतिविधियों का अधीक्षण करने के लिए बनाया गया। इसके बाद आता है 1786 का संशोधन अधिनियम। 1786 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके अनुरूप यह संशोधन किया गया था, जिसमें कुछ विशेष मामलों में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया वह अपनी परिषद की राय न माने। साथ ही जो गवर्नर जनरल था उसे सेनापति का पद, यानी कमांडर इन चीफ का पद भी दे दिया गया। 1793 का चार्टर एक्ट 1786 के संशोधन में कॉर्नवालिस को जो शक्तियां मिली थी उसे 1793 के चार्टर एक्ट में सभी भविष्य में जो भी गवर्नर जनरल आएंगे उन तक बढ़ा दिया गया। भारत पर कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों यानी कि 1813 तक बढ़ा दिया गया। ये हम बात कर रहे हैं 1793 के चार्टर एक्ट की। तो 1793 के चार्टर एक्ट में भारत पर जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था उसे अगले 20 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को और कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से भुगतान की व्यवस्था की गई। नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था ब्रिटेन में, लंदन में। कंपनी के जो भी भारत में सैन्य या नागरिक कार्य हो रहे थे उनके अधीक्षण के लिए। तो इसके जो सदस्य ब्रिटेन में बैठा करते थे उनके वेतन भुगतान की व्यवस्था भारतीय राजस्व से कर दी गई। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर। इस कानून ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और भारत के व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया। अब कंपनी का एकाधिकार सिर्फ 2 चीजों पर रह गया, पहला चाय के व्यापार पर और चीन के साथ व्यापार पर। इस कानून से ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर धर्म प्रचार की अनुमति मिली और पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय तय किया गया। कंपनी की सरकार जो अभी तक भारत के सांस्कृतिक मामलों में दखल देने की कोशिश नहीं करती थी, 1813 के चार्टर से यह नीति बदल गई। अब पश्चिमी शिक्षा और ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति मिल गई। 1833 में चार्टर जो आया, तो 1833 तक आते आते भारत की भूमि पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पूर्ण नियंत्रण हो गया था। इसलिए इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
यानी कि पदनाम फिर से बदला गया। अब पदनाम बदलकर कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार इस अधिनियम में पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण था। तो इस तरीके से पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस कानून ने मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। इसका मतलब यह है कि मद्रास और बंबई के गवर्नर अब उनके पास कानून बनाने संबंधी शक्तियां नहीं रही। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों को, जो पहले के कानून थे उन्हें नियामक कानून और नए कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बनकर रह गया। 1853 में जो चार्टर अधिनियम आया वो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए जो भी चार्टर अधिनियम थे उनमें चौथा और लास्ट था। यानी चौथा चार्टर अधिनियम आया 1853 में। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। विधायी यानी कि कानून बनाने के कार्य और प्रशासनिक कार्य यानी कि प्रशासन संबंधी कार्य, इन्हें अलग अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। सीधे सीधे कहा जाए तो गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसे भारत की केंद्रीय विधान परिषद कहा जाने लगा। यह परिषद एक छोटी संसद की तरह कार्य करती थी और इसमें विधान की वे प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी जो कि उस समय ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस कानून ने सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति नियुक्त की गई थी। इस कानून ने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। पुराने सभी चार्टर अधिनियमों में एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण किया गया था जो कि इस अंतिम चार्टर में यानी कि 1853 के चार्टर में नहीं था, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश संसद अब कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त कर सकती थी। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। इसका मतलब यह नहीं कि स्थानीय भारतीय लोगों को जगह मिलेगी, बल्कि गवर्नर जनरल की परिषद में जो 6 नए सदस्य थे उनमें से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की जो ब्रिटिश प्रांतीय सरकारें थी उनके द्वारा किया जाना था। ये सभी कानून, इनसे क्रमबद्ध रूप से भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य मजबूत हुआ और भारत में एक सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था स्थापित हुई। भारत में कंपनी के शासन से ब्रिटिश सरकार के शासन की ओर ले गए। 1857 के संग्राम ने कंपनी शासन को समाप्त कर दिया और अब भारत सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया।